जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई ध्रुव राठी का जो वीडियो सामने आया है उसके ऊपर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। भाई अगर हम एक नज़र से देखें तो ये कॉन्क्रीट फैक्ट्स के साथ में बातों को एक एक करके सामने रखा गया है। लेकिन जब हम लोग इमोशनल ग्राउंड्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक विरोधाभास उत्पन्न करती हुई भी दिखती हैं। अगर हम फैक्ट्स की ही बात करें और ऑफिशियल डेटा जो आते रहते हैं उनकी ही बात करें तो मेरे शहर भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी जो कि दुनिया भर की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज़ में से एक रही थी। उसमें सरकार की तरफ से क्लेम किया गया था कि कुछ 3-3.5 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके कमिंग फॉलोइंग डेज में 15,000 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन जो अनऑफिशियल डेटा है उसके मुताबिक उसी समय पर 20 से 25 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई थी। और आप यकीन मानिए, जो लोग भोपाल में उस समय रह रहे थे, जो लोग उस समय इतने परिपक्व थे कि जो घटना हुई है उसको समझ सकें, यदि आप उनसे भी जाकर पूछेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय पर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 से 35 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई थी। जिस प्रकार से सड़कों का उस समय मंजर था वो एक अलग ही सीन था। लेकिन अगर हम डेटा की बात करें तो 3-3.5 हज़ार लोग बस मरे थे, बस। क्योंकि यहाँ पर बार बार ये जिक्र किया जाता है जब भी किसी डेटा को आप कम करके दिखाते हो, बस इतना ही। वैसे तो कहने को, जैसे कि रिजवान अहमद साहब ने भी अपने वीडियो में कहा है कि कहने को तो सिर्फ एक घटना भी काफ़ी होती है, लेकिन आप किसी भी संवेदनशील घटना के ऊपर जो ये बस का प्रयोग कर रहे हो वो कहीं ना कहीं, या सिर्फ का प्रयोग कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अपने आप में आपकी ही असंवेदनशीलता को दिखाता है। अगर हम लोग कुछ सवालों की ही बात करें तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि अगर ये कहानी वाकई में इतना बड़ा झूठ है तो वह पब्लिक उससे इतना इमोशनली कनेक्ट कैसे हो पा रही है। हम लोग किसी भी कहानी से तभी कनेक्ट कर पाते हैं जब हम कुछ वैसा ही अपने इर्द गिर्द होता हुआ पाते हैं। अगर आपने वैसी चीज़ सुनी ही नहीं है, देखी ही नहीं, और एक झूठ आपके सामने परोसा जा रहा है तो आप उस झूठ को तुरंत पकड़ लोगे। आप बोल लोगे यार ऐसा तो हमारे समाज में कहीं से भी कहीं तक नहीं होता जो आप दिखा रहे हो। लाल सिंह चड्ढा जो मूवी फ्लॉप हुई थी, उसके फ्लॉप होने के पीछे का एक बड़ा कारण यही था ना, लोग उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अमेरिकन स्टोरी थी और उसको इंडिया में जिस तरीके से उसको ट्रांसफ़र किया गया नहीं हजम हुआ लोगों को। लेकिन आप एक ऐसी मूवी के प्रति अपनी विरोधाभास जता रहे हो जो कि वाकई में पब्लिक को समझ में आ रही है। और देखिए, पब्लिक रिलेट तभी करती है जब वो उस चीज़ को महसूस कर पाती कि नहीं यार ये चीज़ मैंने इर्द गिर्द होते हुए देखी। और यहाँ पर जो कन्वर्जन की बात करिए कि नहीं भैया कन्वर्जन तो होता ही नहीं है, और ऐसा नहीं कि इन्होंने डिनाई किया कन्वर्जन को, इन्होंने कन्वर्जन को माना है। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में माना है कि भाई ये जो 4 ही लोग थे जिनका कि ब्रेन वॉश हुआ था, कन्वर्जन हुआ था। मतलब आप कन्वर्जन और ब्रेन वॉश की बात तो आप मान ही रहे हो, मतलब इस चीज़ से तो आपने डिनाई किया ही नहीं है, हो तो रहा है। अब क्योंकि आपके लिए फैक्ट्स के रूप में नंबर ज़्यादा अहमियत रखते हैं तो ग्राउंड पर तो आपने जाकर कभी कोई चीज़ समझी नहीं होगी। जो चीज़ें भारत में इर्द गिर्द चलती रहती हैं उन चीज़ों को तो आप समझते नहीं। भाई जर्मनी में बैठकर वीडियो बनाना और भारत में बैठकर चीज़ों को देख समझना, इन दोनों ही चीज़ों में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। प्लस इसके अलावा आप कुछ मत करो, आप तो सिर्फ लव जिहाद केसेस इन इंडिया सर्च मारोगे ना गूगल के ऊपर तो ही आपको बथेरी न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें कि इस प्रकार का रेफरेंस होगा कि इस फला व्यक्ति ने दूसरा नाम रखकर लड़की को अपने जाल में फंसाया और फिर शादी के बाद पता चल रहा है कि भैया फला व्यक्ति जो है वो किसी एक धर्म विशेष का व्यक्ति था। तो ये जो जिस प्रकार का ये जो डेटा निकल कर सामने आता है, ये डेटा क्या होता है? क्या ये फेक न्यूज़ है? भाई अगर फेक न्यूज़ होती तो भाई मोहम्मद जुबैर जो कि एक बहुत ही काबिल काम करते रहते हैं फैक्ट चेक करने का, भाई वो इन कहानियों का भी फैक्ट चेक करते कि नहीं भैया किसी भी अब्दुल ने अपना नाम बदलकर कुछ भी नहीं रखा था और लड़की को नहीं फंसाया था, फैक्ट चेक करते ही है ना वो। लेकिन नहीं, इस तरह की खबरें भी यहाँ पर चलती रहती हैं। तो कन्वर्जन तो होता है, और लव जिहाद की बात को भी जो आप डिनाई करते हुए दिखते हो, अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करोगे तो हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ केसेस तो आते ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो एक निकल कर सामने आती है कि इस प्रकार के जो धोखे से जो कन्वर्जन वाले रहते हैं, कन्वर्जन हमारे देश में गैर कानूनी नहीं है। सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए। हाँ, ज़बरदस्ती किसी का भी धर्मांतरण कराना वो एक गैर कानूनी, तो मतलब कि आप उसको इन्फ्लुएंस करके उसको ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। लेकिन एक सबसे बड़ी बात फिर ये आ जाती है, जब भी कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, जैसा कि रिजवान साहब ने भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति फोर्सफुली तो कन्वर्ट नहीं होता, जो भी व्यक्ति होता है वो इंड्यूस्ड होता है, मतलब कि उसको बताया जाता है। अच्छा, अब इनमें भी हर तरह का कन्वर्जन कोई गलत नहीं होता। भारत में कई सारे कन्वर्जन्स होते हैं लेकिन वो सब गलत नहीं होते। लेकिन यदि हम ऐसे कन्वर्जन्स की बात करें जहाँ पर कि लोगों को झूठ बोला जाता है, जहाँ पर कि लोगों को नाम गलत बताया जाता है, जहाँ पर कि लोगों को प्रलोभन गलत दिया जाता है, जहाँ पर कि लोगों को ये बताया जाता है कि नहीं उस देश में जाकर तुमको इसके लिए काम करना तो तुमको ऊपर जाकर 72 हूरें मिलेंगी, ये जो कन्वर्जन्स होते हैं ये सरासर गलत होते हैं। और इन्हीं के प्रति हमारे देश में इतना ज़्यादा रोष भी रहता है। और सबसे बड़ी बात यदि हम देखें तो ये जो धोखे वाली जो कन्वर्जन्स होते हैं ये भी एक ही समुदाय विशेष से निकलकर सामने आते हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने बात करी कि अफगानिस्तान में अभी भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि भारत आना चाहती हैं, जो आईसिस के लिए लड़ चुकी हैं। तो आप खुद ही मुझे बताइए कि ये चीज़ तो यहाँ पर एक्स्टैब्लिश हो रही है ना कि कुछ महिलाएं हैं जो वापस आ रही हैं और इसीलिए उनकी कहानी पता चली। अब कितनी महिलाएं वहाँ गईं,
वो जाकर वहाँ पे ख़त्म हो गई। जैसा कि प्रोमो जिसकी कि आप बार बार बात कर रहे हैं और उसमें आप खुद ही बोल रहे हैं कि वहाँ पर वो बोल रही है कि 32,000 लड़कियाँ दफन हो गई रेगिस्तान में। जब दफन हो गई हैं तो उनकी कहानी आपको बताएगा कौन? और ऐसा नहीं कि मिसिंग लड़कियों की कंप्लेंट नहीं हुई है, मिसिंग लड़कियों की खबरें सामने आई हैं। केसेस कितने क्लोज हुए हैं ये आपको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि नहीं फैक्ट्स ये है, फिगर ये है, फला रिपोर्ट आई है, विदेश में ये कहा गया, ये सब चीज़ें मतलब आप खुद बताइए कि आप कितना इनके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। क्या आप मान सकते हैं कि नहीं 100% श्योरिटी के साथ इसमें जो नंबर बताया गया है वो सही है? क्या आप मान सकते हैं कि आईसिस के लिए जितने भी लोग लड़ने के लिए आईसिस पहुंचे, उसकी टेरिटरी में पहुंचे, वो लोग, क्या पूरा जो नंबर सामने आया है वो बिल्कुल एक्चुअल डेटा है? आप कैसे इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि नहीं आपने जो 90,000 का डेटा बताया भैया वही एक्चुअल में फैक्ट है, उससे एक बंदा ज़्यादा या एक बंदा कम नहीं गया? आप खुद ही बोल रहे हैं कि भाई एक एक्चुअल डाटा मतलब जो कन्वर्जन का जो उन्होंने डेटा की बात करी थी कि भाई वो तो कहीं से कहीं तक भी क्लियर है ही नहीं। तो फिर ये भी तो क्लियर नहीं है ना कि आईसिस के लिए लोग गए कितने से लड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी बात मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ कि चलिए 4 से 5 लोग ही गए थे, तो उनका भी तो ब्रेन वॉश किसी ने किया ना। पीएफआई को लेकर जो इन्होंने जिक्र किया कि भाई पीएफआई की बात निकल कर सामने आई एक रिपोर्ट में कि नहीं वो पैसे दे रहे थे, कन्वर्जन के लिए काम कर रहे थे, सब बातें उन्होंने पीएफआई को लेकर बताई और कहा है कि नहीं आईसिस का यहाँ पर कहीं कोई नाम नहीं आया, लेकिन पीएफआई का नाम आया। पीएफआई को एक्सपोज करने के लिए आपने कौन सा वीडियो बनाया? लेकिन यहाँ पर आपने एक लड़कियों के प्रति जो एक मूवी आई है कि नहीं लड़कियों को किस प्रकार से बरगलाया जा रहा है, उसके ऊपर आप एक 22 मिनट लंबा एक वीडियो बना देते हैं। यहाँ पर ये बात भी तो आनी चाहिए ना कि भाई आखिर ये जो पीएफआई काम कर रहा था, भाई आप पीएफआई को भी एक्सपोज करें। पीएफआई अभी भी ग्राउंड वर्क अपना अंदर छुप के कर ही रहा है। बंगाल में जो उसका गजवा हिंद का पूरा एक फॉर्मेट मिला था 2047 तक का, उसको लेकर भी आपने कुछ नहीं बोला। जाहिर सी बात है सिलेक्टिव आउटरीच तो आपके अंदर भी है, सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा तो आपके अंदर भी है। जो बात आपके व्यूअर्स को अपीज करेगी आप भी वही बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं पीएफआई जो कर रही थी वो वाकई में गलत कर रही थी और इसका भारत सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाकर बहुत अच्छा काम किया है। ये ज़रूर आप बोल सकते थे, लेकिन आपने चूज़ किया ना कि नहीं मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। वहीं आपने एयर इंडिया के जो इंसिडेंट की बात करी कि भाई एयर इंडिया में कुछ इंडियंस मूतते हुए दिखाई दिए और इससे आपने और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस पूरी घटना का मजाक बनाया है। केरला स्टोरी में जो कहानी लड़कियों की दिखाई गई, दर्दनाक कहानी बल्कि मैं कहूँगा, उसको दिखाया गया है, उसका कंपैरिजन आपने एक यूरिनेटिंग वाले इंसिडेंट से करके और कुछ नहीं किया। सिर्फ उन लड़कियों को या उन परिवारों को आपने लिटरली एक वैसी आघात दिया है जिसके बाद वो खुद भी सोचेंगे कि यार आप क्या वीडियो बना रहे हैं। मतलब आप खुद बोल रहे हो ना कि 4 लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो कम से कम उन 4 लोगों के परिवार की सोच लेते, लेकिन नहीं, आपको तो नंबर गेम खेलना था, आपको अपना पॉइंट प्रूव करना था, आपको उन लोगों को खुश करना था जो आपकी बात आपके तरीके से सुनना चाहते थे और चाहते थे कि नहीं कोई तो हो जैसा आके सामने कहे कि नहीं भैया ये सब चीज़ें गलत है। और हुआ भी कुछ वैसे ही। पूरी की पूरी लेफ्ट लिबरल लॉबी जो थी वो लगी ध्रुव राठी के इस वीडियो को शेयर करने में, धड़ल्ले से शेयर कर रही थी। लास्ट टाइम जब मैंने देखा 70 लाख व्यूज़ तो आ चुके थे। तो भाई आपको जो अचीव करना था वो तो आपने कर लिया, लेकिन जिन परिवारों के साथ ये वाकई में आघात हुआ है उनके ऊपर आपने क्या दंश छोड़ा है कि यूरिनेटिंग वाला इंसिडेंट इसके बराबर था। और यहाँ पर सबसे घटिया बात जो बोली गई वो थी महिलाओं को लेकर कि महिलाएं तो बेवकूफ़ होती हैं। मतलब इन्होंने कहा कि जिनका ब्रेन वॉश हो जाता है वो महिलाएं बेवकूफ़ होती हैं। भाई साहब आप मुझे बताइए कि हमारे देश में घरेलू हिंसा कोई नई चीज़ नहीं है। एक आदमी जब औरत के ऊपर हाथ उठाता है तो ऐसे कितने इंसिडेंट होते हैं कि उसकी रिपोर्ट जो होती है थाने तक पहुंच पाती है। कितने ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि महिलाओं को दबाकर उनकी नौकरियां छुड़वा दी जाती हैं। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि वो महिलाएं जो कि फोर्सफुली कन्वर्ट होती हैं, लव जिहाद का शिकार होती हैं, उन महिलाओं के ऊपर दबाव नहीं रहता होगा या वो सिर्फ प्लेन बेवकूफ़ रहती हैं? प्यार अंधा है, ये आपने और मैंने तो नहीं कहा, ये तो कई सालों से कहा आता जा रहा है। तो ऐसे में यदि कोई किसी के ऊपर भरोसा कर रहा है तो आप उसको आखिर कैसे कह सकते हैं कि नहीं भैया आप तो बेवकूफ़ हो? आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि महिलाओं की परिस्थिति क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, जिससे कि महिलाओं को ये समझ में आ सके कि भाई उनकी शक्ति क्या है। आप किस तरीके से महिलाओं को नीचा दिखाने का काम कर रहे हो ये बोलकर कि वो महिलाएं तो बेवकूफ़ होती हैं जो सिर्फ ये चाहती थी कि वो किसी से प्यार अच्छे से करें, बदले में उन्हें धोखा मिला। आप इसके लिए आप उनको बेवकूफ़ कहेंगे क्या? मतलब ये लिटरली बहुत ज़्यादा एक गिरी हुई बात थी जो आपने, मतलब इस पूरे के पूरे वीडियो में बेसिक सी बात यह थी कि आईसिस की कोई गलती नहीं है। जो लोग भारत में रहकर कन्वर्ट कराने का काम कर रहे हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है। जो इंसान कन्वर्ट हो रहा है बेवकूफ़ वही। आपके पूरे वीडियो से जो अगर मैं निचोड़ निकाल के देखूँ तो बात यही निकल कर सामने आती है कि भाई कन्वर्जन को लेकर बात करना गलत है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही तो कन्वर्जन हुए और लव जिहाद तो भैया आपके हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया न्यूज़ आर्टिकल्स भरे पड़े हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया भी छोड़ दो, आप तो गूगल पे जाकर सर्च कर लो, आपको न्यूज़ आर्टिकल्स ही मिल जाएंगे। इसके अलावा एक अभी रिसेंट का ही केस निकल कर सामने आया था, उस केस के बारे में भी ज़रा जान लीजिए। फिल्म द केरल स्टोरी का इस समय जिस तरीके से वामपंथी और इस्लामपंथी कट्टरपंथी खास करके विरोध कर रहे हैं
कि कैसे हिंदू महिलाओं को फंसाकर उनका इस्लामी धर्मांतरण करा दिया जाता है और फिर उन्हें आईसिस के पास भेजा गया, आतंकवादियों का सेक्स स्लेव बनाया गया। ये इस मूवी का मेन मुद्दा था। लेकिन ध्रुव राठी ने इस पूरे ही मुद्दे को एक एनालिसिस में बदल दिया कि भैया नहीं, ये क्या है, अब महिलाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी संगठन में भर्ती करा दिया जाता है। तो इसमें आपको हमेशा वो फैक्ट्स तो मिलने वाले नहीं है जो कि एक्चुअल होंगे, आपको वही फैक्ट्स मिलेंगे जो सामने आए होंगे। जैसे कि मैंने घरेलू हिंसा को लेकर भी बताया, कितनी महिलाओं के साथ में घर में हिंसा होती है और कितनी रिपोर्टेड होती है, ये आप खुद भी जानते हैं। केरल में भी इसी तरह की कई घटनाएं सामने आई। पिछले कुछ सालों में ऐसी खबरें भी सामने आई जब बताया गया कि केरल में दर्जनों लोग आईसिस में भर्ती होने के लिए सीरिया गए। द केरला स्टोरी में आपको आसिफा वाला किरदार दिखाई होगा। यदि अभी तक आपने मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। वही आसिफा जिसे सोनिया बलानी ने निभाया और वो किस तरह से कॉलेज में जाकर हिंदू लड़कियों को उनके धर्म के प्रति नीचा दिखाती है, उन्हें इस्लाम के बारे में बताकर मुस्लिम बनने के लिए ब्रेन वॉश करती है। मार्च 2018 में केरल में ऐसी ही एक आतंकी भर्ती करने वाली का भी नाम सामने आया था और ये तो एक्चुअल में घटना है, मतलब जो कि रिपोर्टेड थी, तो इसको तो हम झुठला ही नहीं सकते। तब केरल के कोच्चि में राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब कि एनआईए की अदालत ने यास्मीन मोहम्मद जाहिद नाम की एक महिला को 7 साल की सजा सुनाई थी। यासीन मोहम्मद जाहिद ने केरल में कईयों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आईसिस में भर्ती करवाया था। उसे 30 जुलाई 2016 को नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तब गिरफ्तार किया गया था जब वो अपने एक बालिग बच्चे के साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भागने की जुगाड़ में थी। वहाँ वो आतंकी अब्दुल राशिद के पास जा रही थी। उसने 2016 में ही पूछताछ के दौरान बताया था कि वो अब तक 6 महिलाओं और 3 बच्चों समेत केरल के 22 लोगों को आईसिस में शामिल करवा चुकी है। अफगानिस्तान के कई इलाके आईसिस के कंट्रोल में थे जहां इन्हें भेजा जाता था। उसने दावा किया था कि अब्दुल राशिद तब तक केरल में 40 युवाओं का ब्रेन वॉश कर चुका था। खुद यास्मीन भी अब्दुल राशिद और उसकी बीवी आयशा की मजहबी कक्षाओं में जाती थी जहां उन्हें हिज्र, जिहाद और आईसिस के बारे में बताया जाता था। यास्मीन को अब्दुल पैसे ही भेजता था जिससे वह अफगानिस्तान के लिए हवाई टिकट्स की व्यवस्था करती थी। यास्मीन मूल रूप से सऊदी अरब की रहने वाली थी जो कि 2011 के आसपास अपने शौहर सैयद अहमद के साथ केरल आई थी। मलप्पुरम स्थित पीस इंटरनेशनल स्कूल में उसने नौकरी शुरू करी। यास्मीन पर आरोप लगा कि उसने अकेले काजरगोड जिले से 15 लोगों को आतंकी संगठन आईसिस में भर्ती कराया था। केरल पुलिस ने इसे मिसिंग कंप्लेंट के रूप में लिया था, लेकिन जांच में एनआईए के सामने आने के बाद असली मामला खुला था। यास्मीन ने जो खुद मुख्य खुलासे किए थे वो कुछ इस तरह से थे कि केरल से लोगों को आईसिस में भर्ती कराकर उन्हें बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई एयरपोर्ट से कुवैत, दुबई, मस्कट और अबू धाबी भेजा गया था। वहाँ से उन्हें ईरान के जरिए अफगानिस्तान भेजा जाता था। 3 मई 2016 को उसने फ़ोन पर ही अब्दुल राशिद से निकाह कर लिया था। राशिद उससे टेलीग्राम के जरिए फ़ोन कॉल करता था। ये लोग आईसिस सरगना अबू बकर अल बगदादी के समर्थन में खलीफा का राज स्थापित करने का एम लेकर चल रहे थे। जुलाई 2016 में राशिद ने उसे बताया था कि उसके द्वारा भेजे गए लोग अफगानिस्तान में आईसिस के इलाके में पहुंच गए। राशिद ने अपनी पहली बीवी आयशा के नाम से एटीएम कार्ड बनवाकर यास्मीन को दिया था। जुलाई 2016 के मध्य से उसे 1.5 लाख रुपए भी भेजे गए थे। अब ये इंसिडेंट रिपोर्टेड है, ये इंसिडेंट ऐसा है जो सभी के सामने है, तो आप इसको तो डिनाई कर ही नहीं सकते। अब ये जो चीज़ चल रही थी ये क्या थी, लेकिन शायद ध्रुव राठी से जो इतना सारा डेटा उनके सामने रहा होगा, ये एक छोटा सा डेटा जो था उनका मिस हो। लेकिन ये ध्रुव राठी वही हैं जो कि के मोहम्मद एएसआई के जो डायरेक्टर रह चुके हैं, उन लोगों से बिल्कुल सरोकार भी नहीं रखते। सबसे बड़ी बात आप तो ये सोचिए कि कोरोना काल में जो व्यक्ति ये कह चुका था कि उन लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोरोना से चाइना के बाहर रहते, तो आप खुद सोचिए कि इनका एनालिसिस क्या है। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल क्या मान के चल रहे हो कि नहीं ये जो बोल रहे हैं वही सही बोल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने सीए को लेकर क्या बोला, सीए जब आया था तो उसमें क्लियरली मेंशन था जो भारतीय मुसलमान है उससे सीए का कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन उस समय पूरे भारत में अफवाहें फैलाई जा रही थी कि नहीं भैया भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। क्या उसको एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने कोई भी वीडियो बनाया? नहीं, क्योंकि उससे इनका कोई फ़ायदा नहीं होना था, प्लस वो इनके एजेंडा के भी खिलाफ जा। इसके अलावा कई सारी चीज़ें और भी हैं जिनके बारे में कि हम केरला स्टोरी को लेकर अगर समझने की कोशिश करें तो आपको वहाँ पर एक सिनेमा की लिबर्टी को लेकर भी बात सामने आएगी कि कैसे आप किसी भी चीज़ को मुख्य बिंदु रखकर आप उसके इर्द गिर्द एक कहानी ऐसी बुन सकते हैं कि आपको समझ में आए कि नहीं जो चीज़ें चल रही हैं वो आखिर क्या है। भाई अगर हम लोग सीधे तौर पर देखें तो हमारे बीच में आज की तारीख में कई सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। अब अभी एक बंदा काफ़ी है करके भी एक मूवी रिलीज़ होने वाली है जिसमें कथित तौर पर कहा जा रहा है कि वो कहानी आसाराम बापू के इर्द गिर्द घूमती है। या इससे पहले एक वेब सीरीज़ आई थी जो कि खाकी नाम से थी, वो तो वहाँ के तब के आईपीएस अफसर रहे उन्हीं की किताब के ऊपर आधारित थी। लेकिन उसके बावजूद भी निर्माता नीरज पांडे ने क्रिएटिव लिबर्टी लेकर कई सारी चीज़ों को ऐसे बुना और दिखाया। वेब सीरीज़ में उस व्यक्ति को जो कि उसमें मुख्य अभियुक्त था उसको मरते हुए दिखाया था, लेकिन असलियत में वो आज भी जिंदा है। तो इसको हम लोग क्रिएटिव लिबर्टी कहते हैं
कि आप किसी सच्चा घटना के ऊपर भी यदि मूवी बना रहे हो तो आपको, क्योंकि आप उस चीज़ को कमर्शियलाइज कर रहे हो, तो आपको अपना पैसा कमाने का हक है। लेकिन क्योंकि कोई पैसा कमा रहा है, चाहे कश्मीर फाइल्स हो चाहे केरला स्टोरी हो, आपको समस्या ज़रूर होगी, क्योंकि आपको तभी अच्छा लगता है जब पैसा पठान जैसी मूवी कमाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने एक बात ये भी कही कि आप केरला जैसे राज्य जो कि अपने ही देश का हिस्सा है, आप उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो देखिए, बदनामी की जब भी बात होती है तो आप खुद ही जानते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में भारत में कितने लोग बकर बकर करते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स के बाद जब भी बात की जाती है तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सबको हमसे ऊपर दिखाया जाता है। इन तीनों ही देश के हालात मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं होंगे, पर शायद आपके फैक्ट सिस्टम उसकी तरफ अच्छे से ध्यान नहीं देता होगा। और हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि आटे दाल चावल के लिए रो रहे लोग खुश होंगे हमसे ज़्यादा। इसके अलावा जो आपने दूसरी बात कही, वही राज्य को बदनाम करने वाली, तो हमारे देश की इंडियन आर्मी के ऊपर ही कितने आरोप लगे। अरे आप आरोप छोड़ दीजिए, जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई तो हमारे देश के ही नेताओं ने हमसे सबूत मांग लिए कि भैया आप तो सबूत दो, और बाद में पाकिस्तान ने उसको अपने डायलॉग्स में मतलब सीधे तौर पर कोट भी किया कि भैया भारत के ही नेता सबूत मांग रहे हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की, आप हमें सबूत दीजिए। तो क्या ये हमारी भारतीय सेना को बदनाम करने वाला सिनेरियो नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन बात वही है कि ये सब चीज़ें आपके एजेंडा में फिट नहीं बैठती। ध्रुव राठी जी, कम से कम इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर तो थोड़ा सोच लीजिए। जर्मनी में बैठकर, दूसरे देश में बैठकर जिस तरीके से आप वीडियोज़ पे वीडियोज़ बनाते हैं और सोचते हैं नहीं सब चीज़ें ठीक है, सब चंगा सी नहीं है। आप यहाँ आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इर्द गिर्द किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। आपको लगता है कि वहाँ से आप एक वीडियो बना के डालेंगे और अवेयरनेस फैल जाएगी, लेकिन वो वीडियो उन्हीं तक पहुँचता है जो सिर्फ आपकी बात को भी सही मानते हैं और कुछ नहीं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।